हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एंटीजन के बारे में। एंटीजन होता क्या है, एंटीजन जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, टाइप ऑफ एंटीजन, देन टी डिपेंडेंट एंटीजन, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ एंटीजन, ये चीज़ें सारी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है एंटीजन, वो सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं अबाउट एंटीजन। एंटीजन इज़ द वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम कॉम्बिनेशन या फिर फ्यूज़न ऑफ टू वर्ड, की दो वर्ड से मिलके ये एंटीजन वर्ड बना है। वो दो वर्ड कौन कौन से हैं? एंटी प्लस जन, कि एंटी मीनी एंटीबॉडी, जन मीनी जनरेटर। ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जो जिसकी वजह से एंटीबॉडी का जनरेशन होता है, एंटीबॉडी की फॉर्मेशन होती है, इज़ नोन एज एंटीजन। एंटीजन क्या है? एंटीजन एक फॉरेन मॉलिक्यूल है या फिर नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल है। फॉरेन मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी का नहीं है, मतलब ये की बात है कि कोई भी मॉलिक्यूल जो बाहर से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, वो एक तो हमारी बॉडी का नहीं है, वो बाहर का है, फॉरेन है, नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल है, उसे हम क्या बोलते हैं? एंटीजन बोलते हैं। एंटीजन में भी एक्ट एज एन इम्यूनोजन और एक्ट एज एन हेप्टेन। हेप्टेन है वो, उसे हम एंटीजन तो बोलेंगे, लेकिन वो इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो लो मोलिकुलर वेट है और उसका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी सिंपल है। ड्यू टू सिंप्लिसिटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड लो मोलिकुलर वेट, जो नेटिव फॉर्म के अंदर हेप्टेन है वो इंड्यूस नहीं कर सकता, इम्यूनोजेनिसिटी को, इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोवोक नहीं कर सकता। इस वजह से हेप्टेन को कैरियर मॉलिक्यूल के साथ जोड़ के और एंटीजेनिक प्रॉपर्टी शो करवाई जाती है, इम्यूनोजेनिसिटी शो करवाई जाती है। एग्जाम्पल क्या है हेप्टेन का? 2,4-DNP एंड पेनिसिलिन। इम्यूनोजेंस भी एंटीजन होते हैं, लेकिन इनके पास एबिलिटी होती है टू इंड्यूस इम्यून रेस्पॉन्स, कि ये ऐसे फॉरेन मॉलिक्यूल है इम्यूनोजेंस जिनकी वजह से हमारी बॉडी में इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट होगा। इम्यूनोजेनिसिटी इज़ द कैपेसिटी टू प्रोवोक ड्रास्टिक या स्पेसिफिक इम्यून रेस्पॉन्स, की जो इम्यूनोजेनिसिटी है वो करेक्टरिस्टिक है या फिर कैपेबिलिटी है हमारी बॉडी की, जिसकी वजह से जो इम्यून रेस्पॉन्स है वो जनरेट किया जाता है। इम्यूनोजेंस के एग्जाम्पल बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स, फंगस, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। एक बात याद रखें कि जितने भी एंटीजन है वो सारे इम्यूनोजन नहीं है। इम्यूनोजन तो क्या होगा? एंटीजन होगा, लेकिन सारे के सारे एंटीजन है वो इम्यूनोजन नहीं होंगे। तो जैसे ये गोला किसका है? एंटीजन का। ये गोला किसका है? इम्यूनोजन का। तो जितने भी इम्यूनोजन हैं वो तो एंटीजन हैं, लेकिन जैसे ये हम बना दे हेप्टेन का, हेप्टेन और इम्यूनोजन दोनों अलग हो गए। तो एंटीजन है सारे, वो जितने भी इम्यूनोजन है वो तो सारे एंटीजन है, लेकिन सारे एंटीजन क्या नहीं है? इम्यूनोजेंस नहीं है। इस बात को हमें याद रखना है, ध्यान रखना है इस बात का। देन अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंटीजन के ऊपर। हमें मेनली साइज, फॉरेननेस, कॉम्प्लेक्सिटी, एंटीजन प्रोसेसेबल एंड डिग्रेडेबिलिटी की हमें बात करनी है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साइज से। एंटीजन शुड बी लार्ज इन साइज, कि बड़ा होना चाहिए, हाई मोलिकुलर वेट होना चाहिए, और इसका जो मोलिकुलर वेट है वो कम से कम 10 डाल्टन का हो। उससे कम अगर गया तो वो इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करवाने में कैपेबल नहीं होगा। तो मिनिमम वेट है वो 10 किलो डाल्टन होगा, तभी स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस किया जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, 10 किलो डाल्टन, 5 to 10 किलो डाल्टन एंड लेस देन 5 किलो डाल्टन, अगर इन साइज़ के, इन मोलिकुलर वेट के जो एंटीजन प्रेजेंट हैं, तो वो किस टाइप के हैं, उनका रिस्पॉन्स क्या है। जैसे कि मोर देन 10 किलो डाल्टन अगर किसी का वेट है, तो वो लार्ज साइज़ का इम्यूनोजन है, लार्ज साइज़ का एंटीजन है, और उसका जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो स्ट्रॉन्ग होगा। अगर 5 से 10 किलो डाल्टन के बीच में
साइज़ है, देन बफर रेंज होगी, वो नॉन इम्यूनोजन भी हो सकता है, वो वीक इम्यूनोजन भी हो सकता है। अगर लेस देन 5 किलो डाल्टन की रेंज है तो वो स्मॉल साइज़ का मॉलिक्यूल है एंड वो नॉन इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टी रखता है, जैसे कि हेप्टेन रखते हैं। फिर हम बात करते हैं फॉरेननेस की। एंटीजन शुड बी नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल, फॉरेन मॉलिक्यूल होना चाहिए, हमारी बॉडी से रिलेट नहीं होना चाहिए, हमारी जो फाइलोजेनेटिक रिलेशन है उनमें नहीं आना चाहिए। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो एंटीजन शुड बी हाईली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए। जैसे कि हम बात करें कि अगर कोई एंटीजन प्रोटीन नेचर का है तो वो हाईली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, हाईली वेरिएबल कन्फर्मेशन पॉसिबल है, स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजन है। जो प्रोटीन है वो बेसिक अमीनो एसिड और एरोमेटिक अमीनो एसिड से बना हुआ है तो वो स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजेनिक होगा, वो काफ़ी अच्छा जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसे प्रोवोक करवा सकता है, खासकर एरोमेटिक अमीनो एसिड वाला, क्योंकि जो एरोमेटिक अमीनो एसिड है उनका स्ट्रक्चर खुद ही काफ़ी बड़ा होगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो KLH है, की होल लिम्पेट हीमोसाइनिन, BS से है बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन, वायरल सरफेस प्रोटीन है। तो ये सारे जो प्रोटीन के बने हुए कंपोनेंट है वो भी एंटीजन की तरह काम कर सकते हैं। देन जो पॉलीसेकेराइड एंटीजन है, जैसे कि LPS है, लिपोपॉलीसेकेराइड, ब्लड के जो ग्रुप एंटीजन है, A एंटीजन, B एंटीजन, वो सारे भी एज एन एंटीजन काम कर सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड जनरली DNA एंड RNA आर नॉन इम्यूनोजेनिक, बट ये क्या कॉज करवा सकते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर करवा सकते हैं, जैसे कि सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस SLE। इसमें क्या होता है कि एंटीबॉडी की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है अगेंस्ट खुद के DNA, खुद का जो DNA है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी की फॉर्मेशन होने लगती है तो DNA डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिससे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया, खुद को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, खुद के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप की जा रही है। एंटीजन प्रोसेसेबल एंड डिग्रेडेबल, कि जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या करती है कि एंटीजन को अपने अंदर लेगी, उसे प्रोसेस करेगी, मतलब ब्रेक डाउन करेगी और उसे जाके फिर बाहर प्रेजेंट करेगी। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है वो जो TH सेल है उन्हें एंटीजन को प्रेजेंट करती है, और जो एंटीजन है वो APC के से ही प्रोसेस्ड होना चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ एंटीजन जो कि हम लैब में यूज़ करते हैं, जैसे कि एंटीजन BGG 150 किलो डाल्टन का है, BSA 69 किलो डाल्टन का है, फ्लैजिलिन 40 किलो डाल्टन का है, हैन का एग वाइट एंड लाइसोजाइम ये 15 किलो डाल्टन के हैं। जो KLH है जो स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजन है उसका एक बार मोलिकुलर वेट देखो, मोर देन 2000 किलो डाल्टन। जो ओवा एल्ब्यूमिन है उसका 44 किलो डाल्टन। अब देखो इनमें से जिसका सबसे ज़्यादा मोलिकुलर वेट है वो सबसे स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजन है। इसके अलावा हेप्टेन, एडजुवेंट, एपिटोप, डिटर्मिनेंट, इनके बारे में मैंने अलग से 25-25 मिनट की वीडियो डाल रखी हैं, वहाँ से 2-4 लाइनें उठाकर यहाँ पर आप एडअप कर सकते हैं और उन कंसेप्ट को आप वहाँ से समझ सकते हैं। टाइप्स ऑफ एंटीजन की बात करें तो T डिपेंडेंट एंड T इंडिपेंडेंट एंटीजन। जो T डिपेंडेंट एंटीजन है वो TH सेल को इन्वॉल्व करते हैं, ये वाले नहीं करते। यहाँ पर साइटोकाइंस रिलीज़ किए जाएंगे थ्रू TH सेल, यहाँ पर नहीं किए जाएंगे। मेमोरी सेल की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पर मेमोरी सेल की फॉर्मेशन नहीं होगी। क्लास स्विचिंग होगी बिटवीन IgM, IgG, IgN, IgE। यहाँ पर कोई भी क्लास स्विचिंग देखने को नहीं मिलती है, सिर्फ IgM एंटीबॉडी की प्रोडक्शन होगी। ये कॉमन एंटीजन है, ये रेयर एंटीजन है। बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइटिस के एग्जाम्पल हैं। LPS पॉलीसेकेराइड इसके एग्जाम्पल हैं। T इंडिपेंडेंट एंटीजन की बात करें, जो अभी हमने LPS पॉलीसेकेराइड की बात की है, तो अभी इनके करेक्टरिस्टिक की हमने बात की। जैसे B सेल है, B सेल के ऊपर जो LPS है वो आएगा, B सेल के जो रिसेप्टर हैं इनसे इंटरेक्ट करेगा, अंदर सिग्नल को लेके जाएगा। जैसे ही सिग्नल न्यूक्लियस के पास गया तो B सेल का प्रोलिफरेशन होगा, उसका फर्दर डिफ्रेंशिएशन होगा और वो प्लाज्मा सेल की फॉर्मेशन करेगी। ये प्लाज्मा सेल IgM एंटीबॉडी बनाएंगी, ये प्रोड्यूस करेंगी IgM एंटीबॉडी को, और जो ये IgM बॉडी है वो फर्दर न्यूट्रलाइज करेगी इस LPS को, जो T इंडिपेंडेंट एंटीजन है उसको। यहाँ पर आप ये पूछेंगे कि हमने T डिपेंडेंट एंटीजन क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि आगे अब हमारी जितनी भी बात होने वाली है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से लेके MSC से लेके, उन सब के अंदर हमें किसकी बात करनी है, हमें इस
टी डिपेंडेंट एंटीजन की ही बात करनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम देखें तो सिर्फ आईजीएम एंटीबॉडी बनी, टीएच सेल इन्वॉल्व नहीं हुई, कोई मेमोरी सेल नहीं बनी, कोई क्लास स्विचिंग नहीं हुई, कोई भी साइटोकाइंस रिलीज नहीं किए गए। देन सुपर एंटीजन की अगर हम बात करें तो जो बैक्टीरियल प्रोटीन्स हैं वो क्या करते हैं कि थोड़ी सी अमाउंट में ही बैक्टीरिया का प्रोटीन है वो ड्रेस्टिक मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करवाता है, प्रोड्यूस करवाता है, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस एंटेरोटॉक्सिन। ये क्या करेगा कि जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है उसको प्रोड्यूस करवाएगा। कैसे करवाएगा? फूड पॉइजनिंग कॉज करेगा। सुपर एंटीजन है नॉन स्पेसिफिकली स्टिमुलेट करते हैं टी सेल को बाय इंटरेक्टिंग विद एमएचसी सेकेंड एंड टी सेल रिसेप्टर। जैसे ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे एमएचसी सेकेंड है, एमएचसी सेकेंड किससे इंटरेक्ट करेगी? टी सेल से। ये टी सेल रिसेप्टर है और यहाँ पर ये इसका क्लस्टर डिफ्रेंसिएशन रीजन है 4+। सुपर एंटीजन बाहर की ओर है। जनरली एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है लेकिन सुपर एंटीजन बाहर की ओर प्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर सिग्नल आएगा जिसकी वजह से साइटोकाइंस रिलीज किए जाएंगे, इम्यून सेल्स एक्टिवेट होंगी, इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में जनरेट होगा और उसकी वजह से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम की वजह से इंसान की डेथ होगी। एंटीजन रिकॉग्निशन बाय बी सेल रिसेप्टर एंड टी सेल रिसेप्टर। कैसे एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया जाता है बी सेल और टी सेल के रिसेप्टर से? तो सबसे पहले हम बात करते हैं बी सेल रिसेप्टर की। कहाँ पे? आईजीएम और आईजीडी एंटीबॉडी से रिलेटेड है। जो टी सेल रिसेप्टर है वो अल्फ़ा बीटा हेट्रोडाइमर है, CD3+ इसका को रिसेप्टर है, ये मेन और ये इसका को रिसेप्टर है। जो बी सेल है, बी सेल के बाहर में इस तरीके से आईजीएम या आईजीडी एंटीबॉडी हैं वो एंटीजन से इंटरेक्ट करेंगी। बी सेल रिसेप्टर है रिकॉग्नाइज करते हैं नेटिव एंटीजन को, मतलब उसका जो खुद का नेटिव बिना कोई प्रोसेस्ड किया हुआ 3D स्ट्रक्चर है उसे रिकॉग्नाइज करेंगी। कंप्लीट होल एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगी। ये डीनेचर्ड एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करती। जो बी सेल रिसेप्टर है उनके अंदर बाइनरी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होंगी, मतलब 2 कॉम्प्लेक्स आएंगे, एक तो बी सेल का और एक एंटीजन। बी सेल का ये एमएचसी एंटीबॉडी और जो एंटीजन है उसका बाहर का आउटर सरफेस बाइनरी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं। बी सेल रिसेप्टर कैन बाइंड सोल्यूबल एंटीजन, ये सोल्यूबल एंटीजन से भी बाइंड कर सकते हैं और यहाँ पर कोई भी एमएचसी इन्वॉल्व नहीं होती, एंटीबॉडी इन्वॉल्व है। तो एमएचसी इन्वॉल्व नहीं है, एंटीबॉडी इन्वॉल्व है। सोल्यूबल एंटीजन को पहचान सकते हैं, नेटिव फॉर्म में पहचान सकते हैं लेकिन डीनेचर्ड फॉर्म में नहीं पहचान सकते, बाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। टी सेल रिसेप्टर T4, टी सेल रिसेप्टर T4 टर्नरी कॉम्प्लेक्स, यानी कि 3 चीज़ मिलके यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। वो 3 चीज़ क्या है? यहाँ पर जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है वो एमएचसी की हेल्प लेगी। तो एक हो गया एमएचसी, एमएचसी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एंटीजन को। तो दूसरा कौन हो गया? एंटीजन। उसे रिकॉग्नाइज कौन करेगा? टी सेल रिसेप्टर। तो तीसरा कौन हो गया? टी सेल रिसेप्टर। एमएचसी एंटीजन टी सेल रिसेप्टर का एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे हम क्या नाम देते हैं? टर्नरी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर नेटिव फॉर्म ऑफ एंटीजन भी रिकॉग्नाइज की जा सकती है एज वेल एज डीनेचर्ड फॉर्म ऑफ एंटीजन भी रिकॉग्नाइज्ड की जाती है। ये सोल्यूबल एंटीजन को बाइंड नहीं करते लेकिन जो बी सेल रिसेप्टर है वो सोल्यूबल एंटीजन को बाइंड करता है। यहाँ पर एमएचसी इन्वॉल्व है, बी सेल रिसेप्टर में एमएचसी इन्वॉल्व नहीं था। एंटीजन इज प्रोसेस्ड एंड प्रेजेंटेड ऑन एमएचसी मॉलिक्यूल बाय एपीसी। जो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है इसके थ्रू एमएचसी पे एंटीजन को प्रेजेंट किया जाता है। ये है पूरा टॉपिक अबाउट एंटीजन। आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।